परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी के लिए हिंदी साहित्य काफ़ी लोकप्रिय विषय रहा है और काफ़ी पसंद किए जाते हैं, साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो उसी क्रम में परफेक्शन आईएएस आपके लिए लेकर आया है हिंदी साहित्य की एक श्रृंखला, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के विषय में और उनके इतिहास के विषय में। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, उसका कालक्रम जो निर्धारण किया गया है, उसी की कड़ी में हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आदिकाल है, उसके बाद भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल को का जो नामकरण है वह है 10 से 50 तो 1375। ये जो 10 से 50 से 1375 है, ये संवत में है, ये संवत में है 10 से 50 से 1375। और उसके बाद भक्ति काल जो आता है वो है 1375, संवत 1375 से 1700। और उसके बाद रीति काल का समय आता है जो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के क्रम में है। और उसी के बाद अंत में एक और काल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय सीमा है वह है 1900 से अब तक का, यानी वर्तमान समय तक। इसी कड़ी में हम लोग ये आज मुख्य रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि आदिकालीन जो साहित्य है उसमें किस प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं आदिकालीन साहित्य में। तो आदिकालीन जो साहित्य है उसमें 3 तरह के मुख्य तरह के साहित्य रचे गए हैं, जिसमें कि धार्मिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है और रासो साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य जो है उसमें सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है और जैन साहित्य है। धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य की थोड़ी सी अगर चर्चा करें तो हम ये जान सकते हैं कि सिद्ध कवि हुए, सिद्ध की जैसे कि माना जाता है कि सिद्ध की जो संख्या थी वो सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है। तो कुल सिद्ध कवि जो है वह 84 है। ये 84 जो संख्या गिनाई गई है वो हमारे जो है पंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये संख्या बताई गई है अपने इतिहास के ग्रंथ में। और जिसमें से सरहपा, सबरपाल, लुईपा, कन्हपा, ये कुछ नाम है जो सिद्ध कवियों के नाम है। उसी प्रकार से जैन साहित्य है और फिर नाथ साहित्य है। ये क्रम फिर आगे इसमें देखेंगे तो आदिकालीन साहित्य में लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में जो लोक साहित्य से जुड़ा हुआ है, जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ साहित्य है, जिसमें ढोला मारूरा दोहा, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली, ये जो साहित्य है इसको विद्वानों ने लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा है। और उसी के बाद देखते हैं जो सबसे प्रमुख साहित्य जो है आदिकाल का है वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है आदिकाल में। और रासो साहित्य के द्वारा ही जो है एक आदिकालीन जो नामकरण है, वो नामकरण क्या है तो वो है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल जो नामकरण हुआ है आदिकाल का, वो इसी साहित्य को लेकर के हुआ है जो वीर गाथा काल नामकरण है। तो उसमें रासो साहित्य में कुछ रचनाएं जो है 2 तरह के मूल्य से मानते हैं, जो अप्रमाणिक है और प्रमाणिक रचनाएं हैं। प्रमाणिक रचनाएं और अर्धप्रमाणिक कुछ है, कुछ अर्धप्रमाणिक भी है। तो उसी में खुमान रासो है, परमाल रासो है, विजयपाल रासो है, विशलदेव रासो है, हमीर रासो है और पृथ्वीराज रासो है। ये रासो सभी ग्रंथों के नाम के आगे आप देख सकते हैं कि रासो लिखा हुआ है। और रासो जो है वो रास से बना हुआ है और उसका अर्थ ही होता है वो वीर गाथात्मकता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उसी के बाद हम लोग हिंदी साहित्य में देखेंगे जो पहला कालखंड था वो आदिकाल जो था, और उसके बाद भक्ति काल का क्रम आता है। भक्ति काल में देखेंगे तो 2 तरह की जो मुख्य धारा थी भक्ति की वो चली थी, जिसमें एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण में भी अगर समझने के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निर्गुण में 2 तरह के साहित्य मिलते हैं। वो है एक तो ज्ञान के आधार पर साहित्य और दूसरा है प्रेम के आधार पर साहित्य। ज्ञान के आधार पर साहित्य को जो नामकरण किया है विद्वानों ने, उसको कहता है ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी कि ज्ञान पर आश्रित जो काव्य रची गई, जिसमें सबसे सर्वप्रमुख कवि जो है वो है कबीर। कबीर दास से के नाम से सब परिचित ही हैं। और उसके बाद जो एक निर्गुण पंथ में एक जो प्रमुख धारा है वो है प्रेमाश्रयी धारा, और उसके सबसे प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी।
और उसके बाद देखेंगे तो भक्ति काल में जो एक अलग धारा है वो है सगुण भक्ति धारा, और उसमें भी दो तरह की काव्य धाराएं जो चली आ रही है, वो है एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा और दूसरा है राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ जो कवि है वो कवि सूरदास हैं, और राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो है तुलसीदास। उसी के कड़ी में आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल निर्धारण है वो है अगला कड़ी रीति काल। रीति काल को विद्वानों ने जो है वो मुख्य रूप से 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच के कालखंड को निर्धारित किया रीति काल को। और रीति काल में भी मुख्य 3 तरह की जो है कवि मिलते हैं, हमें 3 तरह की काव्य धाराएं मिलती है रीति काल में। और ये जो नामकरण है ये नामकरण प्रवृत्तिगत है, प्रवृत्ति के अनुसार यानी तत्कालीन प्रवृत्तियों के आधार पर ये नामकरण हुआ है। और रीति काल में जानते हैं कि 3 तरह की काव्य धाराएं एक साथ चल रही थी, और वो पहली धाराएं क्या थी तो वो थी रीतिबद्ध कवि यानी रीतिबद्ध काव्य धारा, और दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा, और तीसरा रीति मुक्त काव्य। रीति से यहाँ पर थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि रीति का अर्थ, तो रीति का जो अर्थ है वो रीति का अर्थ है कि काव्यांग निरूपण से, काव्यांग निरूपण कहने का अर्थ हुआ कि जो काव्य लक्षण दिए गए, लक्षण के साथ साथ उदाहरण के कुछ रचनाएं जैसे अलंकारों का, छंदों का, इन सब चीज़ों का जो आपको आधार बनाकर जो काव्य रचनाएं की गई है वो उसी से जुड़ा हुआ ये रीति शब्द है, जिसमें देखते हैं वो एक रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। रीति मुक्त वो है जो किसी प्रकार की बंधन से जुड़े हुए नहीं है, वह मुक्त स्वच्छंद होकर के काव्य रचनाएं करते हैं। जिसमें रीतिबद्ध में देखेंगे तो चिंतामणि, केशवदास और भूषण का नाम लिया जाता है। भूषण को इस रीतिबद्ध कवि में सर्वश्रेष्ठ कवि का दर्जा जो है वो प्राप्त है, और भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं, वीर रस के। और उसके बाद देखेंगे रीति सिद्ध कवि में कवि बिहारी का नाम जो है वो सबसे अग्रगण्य है। ये बिहारी कवि जो है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, इनकी दोहा बिहारी सतसई, इसका ग्रंथ भी एक बहुत प्रसिद्ध है जिसमें 700 कुल 13 दोहों का जो एक संकलन है, और काफ़ी प्रसिद्ध लोकप्रिय हुआ है इनका दोहा जो है। उसी कड़ी में आगे देखेंगे तो रीति मुक्त कवि है, और जो जिसके सब सर्वप्रमुख कवि जो है वो है घनानंद। घनानंद के विषय में साहित्य पढ़ने वाले से भी जानते हैं कि ये वियोग काव्य धारा के जो है, वियोग रस के जो है कवि हैं। उसके बाद विद्वानों ने जो है हिंदी साहित्य के काल का जो निर्धारण, जो अगली कड़ी है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो सीमा है वो है 1900 से अब तक। ये जो 1900 ये भी संवत में समझना चाहिए, संवत में है। तो 1900 से यानी अगर सन में देखा जाए तो सन के हिसाब से 1850 को मानते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो आधुनिक काल को कई छोटे छोटे काव्य आंदोलनों में, या कह सकते हैं कि कई छोटे छोटे काव्य धाराओं में जो है विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला जो है वो देखते हैं भारतेंदु युग, दूसरा जो है द्विवेदी युग देखते हैं, उसके बाद छायावाद का युग आता है, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। और इस प्रकार से देखेंगे तो अलग अलग साहित्य धारा जो है इसमें आधुनिक काल में मिलते हैं। जिसमें कि उसके बाद देखेंगे ये तो हिंदी साहित्य के कालक्रम को जो है 4 कालखंडों में जो बांटा गया है, ये एक ब्यौरा था। इसके बाद अब हम लोग एक छोटी सी टॉपिक पर जो है जिक्र करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है साहित्य में, वो किस प्रकार की रही है, किस तरह की ग्रंथ लिखी गई, कहाँ से शुरुआत हुई है, किस प्रकार से शुरुआत हुई है, किसका पहला ग्रंथ है, उसी कड़ी में आगे कौन कौन से ग्रंथ आए हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं को जानने के लिए हमने समझने के दृष्टिकोण से 3 तरह के जो है तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि शुक्ल पूर्व युग जो है, यानी शुक्ल से मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद शुक्ल युगीन इतिहास लेखन और शुक्लोत्तर इतिहास लेखन।
यानी कि एक इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है हिंदी साहित्य में, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व का जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसको इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो है वो है आचार्य शुक्ल के समय में जो इतिहास लिखी जा रही थी, खास करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो इतिहास लेखन का कार्य किया गया है उसको इसमें जानेंगे। और शुक्लोत्तर युग में जो आचार्य शुक्ल के जो परवर्ती कुछ इतिहासकार, महत्वपूर्ण इतिहासकार जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, बच्चन सिंह है, रामविलास शर्मा है, इन सब रचनाकारों के बारे, इतिहास लेखकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जिसे अगर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व में हम लोग ये जानेंगे, शुक्ल पूर्व में कि जो पहला जो विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व के इतिहास लेखन की परंपरा में, तो वो है गारसा दत्त तासी। गारसा दत्त तासी जो थे ये एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन देखेंगे तो 1839 में इसका पहली बार जो है प्रकाशन किया गया। और ये 1839 में इसके पहला भाग का जो है प्रकाशन किया गया था और उसी कड़ी में 1846 ईस्वी में इसका दूसरा भाग पुनः प्रकाशित हुआ था। उसके बाद देखेंगे तो इसमें जो इतिहास के यानी हिंदी साहित्य के जो इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जो लिखा गया है इसमें चूंकि ये प्रथम ग्रंथ है माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, जहाँ से शुरुआत समझना चाहिए, तो वो है हिंदी। इसमें हिंदी की रचनाओं का जो एक तरह से सामान्य तौर पर परिचय देने का प्रयास गारसा दत्तासी जी ने किया है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें जो कुछ है वो काल विभाजन का प्रयास किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलता है। और इसमें एक और देख लेंगे तो हिंदी और उर्दू का जो है अलग अलग तरीके से विवेचन किया गया है, जिसको कि बाद के परवर्ती विद्वानों ने जो है इसको एक समग्र दृष्टिकोण से जो है इतिहास लेखन का जो कार्य किया है वो एक तरह से देखने को मिला। उसके बाद इस इतिहास ग्रंथ में औपनिवेशिक भेदवादी प्रवृत्ति, इसका मतलब हुआ कि चूंकि ब्रिटिश कालखंड में ये इतिहास लेखन का, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि 1839 का कालखंड है और इस समय हम जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिश राज्य का शासन था। तो इसमें ये औपनिवेशिक जो भेदवादी प्रवृत्ति है, भेदवादी यहाँ कहने से सीधा सीधा मतलब है कि हिंदू और मुस्लिमों का, जैसे आपने उपर्युक्त यहाँ पर देखा कि हिंदी और उर्दुओं को लेकर के यहाँ पर अलग अलग विवेचन दिया गया है इसी ग्रंथों में, उसी प्रकार से यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को लेकर के जो एक भेदवादी प्रवृत्ति के साथ जो है यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य इन्होंने किया है। चूँकि बहुत सारे दोषों से भरा हुआ है ये ग्रंथ, लेकिन फिर भी एक शुरुआत है हिंदी साहित्य का, तो एक आधार रूप में यहाँ पर एक इतिहास लेखन की परंपरा में चूँकि काफ़ी सारे कवियों के जीवन वृत्त से संबंधित चीज़ें दी गई है, कई रचनाओं का एक सामान्य परिचय दिया हुआ है, तो एक शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। उसके बाद देखेंगे जो दूसरा नाम सबसे सर्वप्रमुख है वो है शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर जो थे वो 1878 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक निकली शिव सिंह सरोज नाम से, और जिसमें इन्होंने वर्ण क्रम के अनुसार, वर्ण क्रम कहने का मतलब यानी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो है कवियों के जीवन के विषय में लिखने का प्रयास किया है, जिसमें कि 1000 कवियों का जीवन परिचय और उनकी कविताओं के साथ देने का जो है प्रयास शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ में किया गया है। उसके बाद इतिहास की सामग्री के क्रमबद्धता का अभाव, यानी कि इतिहास की जो सामग्री की यानी इतिहासों का जो विवरण दिया गया है वो उसमें एक क्रमबद्धता का अभाव इसके ग्रंथों में देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि इनके महत्व है कि उस समय तक जो चीज़ें उपलब्ध थी इतिहास में, तो उसको इन्होंने काफ़ी क्रमबद्ध तरीके से रखने का प्रयास शिव सिंह सरोज ने अपने ग्रंथ में किया है। उसके बाद देखेंगे तो तीसरा जो
प्रमुख नाम आता है, जहाँ से मानते हैं कि एक शुरुआत अच्छे से जो एक शुरुआत हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का देखते हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ये थे, इनकी एक पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसको कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला वास्तविक इतिहास है। पहला वास्तविक कहने का मतलब यह है कि पहली बार हिंदी साहित्य में पहली बार इन्होंने काल विभाजन, यानी कि काल के अनुसार जो है हिंदी साहित्य को विभाजित करने का प्रयास, यानी काल विभाजन का जो प्रयास है, पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने अपने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 1888 ईस्वी में किया। इसमें कई तरह की नई चीज़ों को इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन जो है वह ईसाइयत की देन है, तुलसी जो है वो भारत के सबसे बड़े लोकनायक है, और उसमें रीतिकालीन काव्य को इन्होंने पहली बार जो है देखते हैं कि दरबारी काव्य के तौर पर कहा है, जो आगे एक तरह से प्रेरित कर आगे के इतिहासकारों के लिए एक ये जो बिंदु है ये एक प्रेरणा स्रोत का से या आधार मूल रूप से कह सकते हैं कि एक आधार स्वरूप यहाँ से मिला है, जिसको कि बाद में हिंदी साहित्य का जो तीसरा कालखंड है रीतिकाल, यहाँ से इसको देख सकते हैं कि वो दरबारी काव्य के रूप में इन्होंने माना है। उसके बाद जो चौथा नाम है शुक्ल पूर्व युग में वो है मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु जो थे, मिश्र बंधु इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, और ये पुस्तक 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और ये पुस्तक जो है वो नागरिक प्रचारणी सभा के क्रम में 1900 से 1911 के बीच में थी, और कवियों की खोज का कार्य जो इन्होंने शुरू किया। कवियों की खोज करने का अर्थ यह है कि इतिहास ग्रंथ में अब तक जितने भी कवियों के बारे में चर्चाएं की गई, जीवन वृत्त लिखे गए, और बहुत से कवि छूट गए थे जिनको कि अभी तक चर्चा नहीं हुई थी, तो उन कवियों का मिश्र बंधुओं ने जो है ढूंढने का उनको प्रयास किया। और कुल मिलाकर देखेंगे तो 5000 बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5000 कवियों का एक साथ जो है संग्रह करके अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने का ये जो इन्होंने कार्य किया है। तो 5000 कवियों को इन्होंने एक तरह से खोजा और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनको स्थान दिया है। तो कवियों के जीवन संग्रह को इन्होंने स्थान दिया है मिश्र बंधु विनोद ने। और काल विभाजन के साथ साथ साहित्य की विधा का भी इन्होंने जो है कि साहित्य की अलग अलग जो विधाएं हैं उसका भी परिचय इन्होंने जो है कवियों के जीवन के साथ साथ देने का कार्य किया है, और बहुत सारे अज्ञात कवियों को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। उसके बाद देखेंगे तो जो एक और नाम है वो है ग्रिव्ज का। ग्रिव्ज एक विदेशी विद्वान थे जो यहाँ पर भारत में रह करके उस समय यहाँ पर अंग्रेजों के प्रशासन के कार्यभार को संभालते थे और भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने हिंदी साहित्य की एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसी प्रकार से एक और विद्वान है फादर F.E. ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इनकी पुस्तक है, वो है 1920 ईस्वी में। इसमें जो उन्होंने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और जेम्स मिल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, इनमें तीनों में जो देखेंगे तो इसमें औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण है उसका परिचय यहाँ पर मिलता है, जिसमें कि हिंदू मुसलमान यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल को भी स्थान इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में देने का प्रयास किया है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण का जो है एक प्रभुत्व के तौर पर, या कह सकते हैं कि उस तरह की जो मानसिकता है वो दिखाने का प्रयास यहाँ पर, और भेदवादी दृष्टिकोण जो है वो हिंदू मुस्लिम की इस तरह से प्रयास करने का जो है प्रयास किया है इन विद्वानों ने। उसके बाद देखेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ जो है रचनाकार है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ इतिहास इनका माना जाता है, जिनको कि अगर हिंदी साहित्य में किसी का इतिहास पढ़ने का जिक्र होता है कि किसका पढ़ना चाहिए, तो सबसे जो पहला नाम है वो आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल
का नाम आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे इतिहास के बहुत अच्छे जानकार थे और भाषा पर उन्होंने काफ़ी शोध किया था। तो उस हिसाब से उन्होंने जो है हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा। ये पुस्तक 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये पहली पुस्तक है जिसमें कि इतिहास दृष्टि की उन्होंने पहली बार व्याख्या की। इतिहास दृष्टि की पहली बार व्याख्या कहने का मतलब कि जो इतिहास लिख रहे हैं उसके पीछे उनका क्या दृष्टिकोण है, किस प्रकार की सोच के साथ वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, इसको उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास में सबसे पहले इसको उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है इस ग्रंथ में। और इसने जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उसमें प्रवृत्ति के अनुसार जो है काल निर्धारण करने का प्रयास किया है। यानी प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार, साहित्यिक जो प्रवृत्ति थी उस समय, साहित्यिक प्रवृत्ति उसके अनुसार इन्होंने ग्रंथ लिखने का कार्य किया। उसके बाद देखेंगे तो कवियों के सामर्थ्य का उद्घाटन इन्होंने किया। कवियों के सामर्थ्य के उद्घाटन का मतलब कि जितने भी कवि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक में इसमें जितने भी ब्यौरे दिए गए हैं कवियों के जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी है, इन सब का मूल्यांकन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पहली बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है किया है और उसमें रचनाकारों का मूल्यांकन और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो युगीन है उसमें कई तरह के विवाद भी रहे हैं नामकरण को लेकर के, तो नामकरण से संबंधित विवादों को हम लोग आगे के कड़ी में देखेंगे। उसके बाद शुक्लोत्तर इतिहास लेखन में कई सारे बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका का नाम से पुस्तक प्रकाशित की, इस प्रकार के किताब लिखे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो है संपादित यह ग्रंथ है जिसमें कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विवेचन किया गया है। तो और भी बहुत सारे, डॉक्टर बच्चन सिंह है जिसने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का इतिहास लिखा है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद है जिसने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा है। डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा है हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दर्शन लिखा है। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत एक लंबी कड़ी है आधुनिक काल में जिसने इतिहास ग्रंथों को लिखा है। लेकिन एक बात जो सबसे सर्वप्रमुख है जिसको नहीं भूलना चाहिए वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के ग्रंथ पर। इनके इतिहास ग्रंथों के आधार पर ही इनके प्रवृत्ति जितने भी रचनाकार हुए, इतिहास लेखन का कार्य जिन्होंने किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, उन्होंने आधार के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल को ही आधार बनाया है और उसी के पुस्तकों का कह सकते हैं पुनर्व्याख्या किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जरूर कुछ नवीन मौलिकता के साथ इन्होंने अपने कुछ नए विचार देने का प्रयास किया है, लेकिन एक समग्र दृष्टिकोण जो है वो मूल रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही देखा जाता है। तो आगे की कड़ी में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।